नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। उन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में बच्चे कह रहे थे सर समष्टि भी पढ़ाइए, तो मैंने बोला बच्चों व्यष्टि का भी एक चैप्टर ही तो कराया है, तो समय दीजिए समष्टि भी करा देंगे। परंतु जो बच्चों की डिमांड है वही हमारा काम है, तो इसलिए आपने समष्टि की डिमांड करी और मैं आज आप लोगों के लिए समष्टि का अध्याय 1 लेकर के आया हूं। उस अध्याय का नाम भी परिचय ही है, उस अध्याय का नाम भी इंट्रोडक्शन ही है। और जिसने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 1 परिचय देखा है उसको काफी कुछ चीजें यहां पर समझ में आ जाएगी। ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत कुछ क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले से जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। और आज जो हमारा है वो लेक्चर नंबर 1 है। पैसों की बारिश हो रही है, परंतु देखो मेरे ऊपर नहीं हो रही है पैसों की बारिश, ये साइड में होते हुए गिर रही है। बड़ी दुख की बात है, ये मेरे ऊपर भी होनी चाहिए थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर फ्लो जानते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हम इस चैप्टर में बात करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन, फिर हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, कहां से उद्भव हुआ, कैसे शुरुआत हुई समष्टि अर्थशास्त्र की, वो भी बात करेंगे। और फिर जो समष्टि अर्थशास्त्र की आज वर्तमान पुस्तक का संदर्भ क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। और जो आज हमारा लेक्चर फ्लो है, लेक्चर फ्लो भी हमारा परिचय ही रहेगा, इंट्रोडक्शन ही रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ आज इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है इस किताब का, इस चैप्टर का, जो कि हम कवर करना शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं परिचय या इंट्रोडक्शन। ये परिचय या इंट्रोडक्शन आपको मेरे लेक्चर्स में हर चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में देखने को मिलता है, इंट्रोडक्शन परिचय। ये कहीं ना कहीं एक मेरा स्वभाव है या कहूं कि मेरी एक परंपरा है कि मैं बच्चों को चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसका आधार अपनी भाषा में देने का कोशिश करता हूं कि भाई इस चैप्टर को बेटा इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे और इस प्रकार से ये बातें आने वाली है जो कि आप आगे उन चीजों से डील कर सके। तो आज भी हम वही करेंगे, आज भी हम परिचय पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए हम समष्टि अर्थशास्त्र जब हमने पढ़ी और उसका जब हमने परिचय पढ़ा था तो हमने ये बात देखी थी कि जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस हैं अर्थशास्त्र की। और वो दो ब्रांचेस में से कौन कौन सी है, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। अब हम पहले उसमें बड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि व्यष्टि और समष्टि का अंतर हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो बच्चे कहते हैं सर व्यष्टि पहले क्यों पढ़ाते हो या व्यष्टि के चैप्टर पहले क्यों होते हैं, तो उसको मैं कारण बता दूं। जब मैंने समष्टि अर्थशास्त्र की किताब आप खोलेंगे और उसमें इस अध्याय को जब आप खोलेंगे तो पहली लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि आप पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ करके आ चुके हैं, आप व्यष्टि अर्थशास्त्र आपने पढ़ ली होगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को पहले हमारा पढ़ना जरूरी है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो बात करता है बेटा वो बात करता है व्यक्तिगत की। किसकी बात करता है, व्यक्तिगत, या जिसे मैं इंग्लिश में क्या कहता हूं, इंडिविजुअल कहता हूं। मतलब एक एक की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र किसकी बात करता है, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण की बात करता है, कंप्लीट की बात करता है। ठीक है, संपूर्ण की बात करेगा, कंप्लीट की बात करेगा। ये संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है, ये जो संपूर्ण जो बन रहा है वो एक एक को जोड़ जोड़ के ही तो बन रहा है। इसको जोड़ा फिर पूरा सबको एक एक को जोड़ जोड़ के वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो पहले एक एक के बारे में पढ़ना तो जरूरी है, एक एक के बारे में हम लोग पढ़े और फिर हम समष्टि में सबके बारे में एक साथ पढ़ेंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ में आएगा। और जो भी बच्चे विशेष करके जो ऐसे हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 11 में पढ़ ली है, बच्चों मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, आप कोई सा भी चैप्टर मत देखिएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का, आपको आवश्यकता नहीं है। परंतु अध्याय 1 जो परिचय है वो जरूर देख करके आइएगा, वो देखिएगा और फिर उसके बाद आप पूरी समष्टि पढ़िएगा। फिर व्यष्टि का कोई चैप्टर मत देखिएगा किसी भी चैनल पे। परंतु आज इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय है वो वाला कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर व्यष्टि और समष्टि का जो अंतर है बड़ा ही विस्तार से विस्तृत तरीके से बता रखा है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अभी 12th में भी कि भाई समष्टि और व्यष्टि में क्या अंतर है। तो व्यष्टि चर्चा किसकी करता है, व्यष्टि चर्चा करता है व्यक्तिगत की, एक एक इंडिविजुअल की। और समष्टि किसकी चर्चा करता है, समष्टि चर्चा करता है संपूर्ण की, कंप्लीट की चर्चा करता है। यहां पर हम एक उपभोक्ता के बारे में पढ़ सकते हैं, हम एक उत्पादक के बारे में पढ़ सकते हैं, एक कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। जब भी हम एक की बात करेंगे, व्यक्तिगत की बात करेंगे, तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। और जब हम सब की टोटल की बात करेंगे तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इसको माइक्रो कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, स्मॉल। स्मॉल लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई होती है और लार्ज
और लार्ज लेवल पर समष्टि में होती है। तो छोटे छोटे से मिलकर के क्या है, बड़ा बनता जाता है, और वो बड़ा हम कहाँ पढ़ते हैं, समष्टि में पढ़ते हैं। शुरुआत में ऐसी महसूस नहीं हुई थी आवश्यकता कि हमें समष्टि की भी जरूरत है, परंतु समय के साथ ये महसूस हुआ कि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र भी पढ़नी होगी। ये समष्टि अर्थशास्त्र की कैसे शुरुआत हुई है, ये अभी हम आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। अब इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि भैया मांग और पूर्ति कितनी होगी, किसी भी जो वस्तु है उसकी मांग और पूर्ति कितनी है, एक जो उपभोक्ता है वो कितना मांग कर रहा है, वो कितनी डिमांड कर रहा है, एक जो उत्पादक है वो कितनी सप्लाई कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मांग और पूर्ति की बात करेंगे। यहां पर भी हम मांग और पूर्ति की बात करेंगे, परंतु एग्रीगेट की, संपूर्ण मांग और पूर्ति की, कि टोटल पूरे देश में जितने भी उपभोक्ता हैं वो उनकी मांग कितनी है, वो कितना मांग कर रहे हैं। तो संपूर्ण मांग एवं पूर्ति की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एवं सप्लाई की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम एक एक उपभोक्ता की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे उपभोक्ता के व्यवहार की, किसकी बात करेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार की, कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा है, उपभोक्ता कब ज्यादा खरीदता है, कब कम खरीदता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। फिर हम इसमें बात करेंगे उत्पादक के व्यवहार की, जो प्रोड्यूसर है उसका व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार की बात करेंगे। ठीक है, वो कब कितना सप्लाई करेगा, कितना नहीं करेगा। यहाँ पर मांग का नियम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम पूर्ति का नियम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ना है, यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा राष्ट्रीय आय की, कि जो पूरा देश है उसकी इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, ये बात हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे कर की, टैक्स सिस्टम की, टैक्स क्या होते हैं उनकी बात इसमें आ जाती है। हम यहाँ पे बात करते हैं सरकार के बजट की, हम इसमें बात करते हैं मुद्रा की, जिसे मनी और बैंकिंग कहा जाएगा, मुद्रा की। ये विषय जो है वो समष्टि में पढ़ने के हैं और ये विषय जो है वो व्यष्टि में पढ़ने के हैं। जो व्यक्तिगत वाला जो भी है वो हम किस में पढ़ते हैं, व्यष्टि में पढ़ते हैं, और जो संपूर्ण वाला है वो हम समष्टि में पढ़ते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, व्यष्टि में व्यक्तिगत का जिक्र होता है, व्यक्तिगत का जिक्र होता है, और समष्टि में संस्थाओं का जिक्र होता है बेटा। संस्था जो है, संस्थाओं का जिक्र होगा, इंस्टीट्यूशंस का जिक्र होगा। ये चीज अभी एक बार मैं आपको समझा देता हूं। चिंतित नहीं होने की आवश्यकता, चिंता नहीं करनी, ठीक है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, हर चीज आपको समझाऊंगा। और संत कबीर क्या कहा करते थे, संत कबीर कहते थे कि चिंता से चतुराई घटे। ठीक है, कि जब हम चिंता करते हैं तो जो हमारी चतुराई, हमारी सोचने की जो क्षमता है वो घटती है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ठीक है, और जब हमारे शरीर में दुख लग जाता है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, तो चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। तो इसलिए लोभ भी नहीं करना चाहिए हमें। हम ज्यादा लालच करते हैं ना तो हमारा ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है। ना चिंता करनी है, ना शरीर को दुख देना है, ना लोभ करना है। मस्त रहो, बिंदास रहो, आपको हर एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगा मैं। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो अब यहाँ पे व्यक्तिगत का तो आप समझ ही गए भैया, एक उपभोक्ता की बात हो सकती है, एक उत्पादक की बात हो सकती है। पर जब हम संपूर्ण की बात करते हैं ना, जब हम संपूर्ण की बात करते हैं तो कोई डिसीजन लेने वाला जो होता है, जो निर्णय करने वाला जो होता है, वो कोई व्यक्ति ना होकर के पूरी एक संस्था होती है। जैसे कि मैं बात करूं, आज पूरी अर्थव्यवस्था का डिसीजन लेने के लिए कौन होगा, पूरी अर्थव्यवस्था का डिसीजन लेने के लिए हमारे पास हमारी सरकार है। गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, जो कि कुछ लोगों का समूह है। डिसीजन लेगी तो आरबीआई लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई एक व्यक्ति का नहीं है, वो पूरी संस्था है। डिसीजन लेगा तो सेबी लेगा, सेबी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, सेबी लेगा। ठीक है, कोई डिसीजन लेगा तो और कोई बड़ी संस्था है, जैसे हम बात कर लें आरबीआई आ गए, सेबी आ गई, ये आ गए, या मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले कोई हैं। तो ये जो संस्था है, ये संस्थाएं डिसीजन लेंगी, ये निर्णय करेंगी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर व्यष्टि में जब हम व्यक्तिगत की बात करते हैं तो व्यक्तिगत खुद निर्णय करता है कि मुझे कितना खरीदना है, कितना बेचना है, कितना लेना है, कितना सही है, कितना गलत है। ये सारे दिन व्यष्टि में होते हैं और ये सारे दिन समष्टि में होते हैं। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर हमें ये और बताएगा कि हमारा समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से अलग क्यों है, और ऐसा क्या हुआ कि हमें समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई, समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत हमें महसूस हुई। तो आइए शुरू करते हैं आज की समष्टि अर्थशास्त्र की कहानी। ठीक है, यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। इन चीजों से पहले आप एक बात और सोचिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में या समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है,
क्या हमें पढ़ना है, हमें क्यों पढ़ना है? देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में सवाल वही उठेंगे कि हमने व्यष्टि में सवाल क्या उठाया कि एक वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए, एक वस्तु की मांग कितनी होनी चाहिए, एक वस्तु का उत्पादन कितना होना चाहिए। यहां पर भी हम वही बात करेंगे कि कितनी कीमतें होनी चाहिए, कीमत का लेवल क्या होना चाहिए। ज्यादा कीमत हो गई तो महंगाई हो जाएगी, कम कीमत हो गई तो मंदी हो जाएगी, तो कितनी होनी चाहिए। रोजगार कितना है, कितना रोजगार होना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, ठीक है। इसके अलावा प्राइस जो है, कीमतें हैं वो कितनी है, कितना उत्पादन हो रहा है। हम पूरे देश के नजरिए से, हम पूरी अर्थव्यवस्था के नजरिए से हम समष्टि अर्थशास्त्र में सभी के जिक्र करते हैं, इन सभी की चर्चा करते हैं। अब देखिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से देखें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के निर्गत के स्तरों में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या कहता है, निर्गत का मतलब क्या है, आउटपुट। निर्गत का मतलब क्या होता है, आउटपुट, कि क्या आउटपुट हुआ, मतलब उत्पादन क्या हुआ, जो बाहर निकल करके आया है वो क्या है, आउटपुट क्या है। जैसे सीधा सा आज आपने पूरे साल मेहनत करी और पूरे साल मेहनत करने के बाद जो आपका परसेंटेज आता है वो आपकी मेहनत का आउटपुट है, आपने जो परिश्रम करा है उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया कि अगर हम किसी अर्थव्यवस्था को देखते हैं संपूर्ण रूप से, टोटल रूप से अगर देखते हैं, तो अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी गुड्स है, जितनी भी सर्विसेज है, उनका जो निर्गत, उनका जो आउटपुट आएगा, मतलब जो उत्पादन होगा वो उनका लगभग लगभग क्या होगा, एक जैसा होगा, उनका स्तर एक जैसा होगा। मतलब जितने भी वस्तु बन रहे हैं वो लगभग लगभग समान से बनेंगे, अगर सेम से बनेंगे, मतलब इतना 100 ये बने तो 100 के आसपास ही ये, 100 के आसपास ही ये बनेंगे। इतनी सर्विस प्रोवाइड होगी तो दूसरी भी सर्विस इतनी ही प्रोवाइड हुई होगी। मतलब जो आउटपुट लेवल होगा वो ऑलमोस्ट कैसा सा होगा, वो सेम सा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन एक बात कहें कि भाई आज एक टीचर से आप पढ़ रहे हैं और वो टीचर सच में अच्छा पढ़ा रहा है और बच्चा भी सच में बहुत मेहनत कर रहा है, तो उन सभी बच्चों का जो रिजल्ट का आउटपुट होगा वो लगभग सिमिलर सा होगा। किसी के 100, किसी के 99, किसी के 98, किसी का 98, 99, 100, इसके आसपास आउटपुट सा लेवल देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी यही बात कही गई कि जब हम पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है जो वस्तु और सेवाओं का जो निर्गत है, उनका जो संचलन है, ठीक है, वो उनकी जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी, वो कैसी रहेगी, सेम सी रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो उदाहरण के लिए यदि खाद्यान्न के निर्गत में वृद्धि होती है तो आमतौर पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्गत स्तर भी बढ़ता है। अगर खाद्यान्न के निर्गत में, ठीक है, जो खाने पीने के सामान है, फूड आइटम्स है, अगर उनके आउटपुट में, अगर उनका ज्यादा उत्पादन होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है, तो हम ये भी देखेंगे कि औद्योगिक वस्तु का निर्गत स्तर भी बढ़ता है। देखो बच्चों, अभी यहाँ पर हम समष्टि अर्थशास्त्र में ये एक थोड़ी सी ऐसी अप्रोच हम लोग लेकर के चल रहे हैं जहां पर हम पूरी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को एक लेकर के देख रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों को हमने एक कर लिया है। तो मतलब हम ये सब मानते हैं कि अगर कहीं एक क्षेत्र के में बढ़ोतरी हुई है, एक क्षेत्र में इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, दूसरे तीसरे क्षेत्र में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लगभग समान सा होगा। अब भी हम ये पढ़ रहे हैं, इसी लेक्चर में भी हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि हमें पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जिक्र करने से अच्छा है, उसको स्टडी करने से अच्छा है कि हम एक एक सेक्टर की चर्चा करें, हम प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा करें, हम द्वितीय क्षेत्र की चर्चा करें, हम तृतीय क्षेत्र की चर्चा करें, और फिर तीनों के हिसाब से हम एक सही निष्कर्ष निकाल करके बैठे। परंतु अब भी यहाँ पर क्या है, हम अभी पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं प्राथमिक में अगर कोई बदलाव आएगा तो उस बदलाव का प्रभाव द्वितीय पे भी पड़ेगा, तृतीय पे भी पड़ेगा। द्वितीय में कोई बदलाव है तो उसका प्रभाव प्राथमिक और तृतीय पे भी पड़ेगा, क्योंकि ये सारे क्षेत्र एक दूसरे से वैसे भी जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर खाद्यान्न के निर्गत में, मतलब एग्रीकल्चर में कोई बदलाव आता है, बढ़ोतरी होती है, तो जो औद्योगिक वस्तु है उनके निर्गत स्तर में भी बढ़ोतरी होगी। अगर एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हुई है तो औद्योगिक जो वस्तुएं बन रही है, इंडस्ट्रियल जो वस्तुएं हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा कारण ये है, देखो पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर में जितनी भी आप मशीनें यूज करोगे वो कहां पे बन रही है, उद्योगों में बन रही है। अगर उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है, वो मशीनें वहां जाएगी तो खेतीबाड़ी का भी उत्पादन बढ़ाएगी। खेतीबाड़ी का अगर उत्पादन बढ़ रहा है और अगर हम उन्हीं सामानों को उद्योगों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो खेतीबाड़ी का उत्पादन बढ़ा है तो उद्योगों का बढ़ेगा। जैसे मान लो टमाटर सॉस है, टोमेटो सॉस है, तो टमाटर का उत्पादन बढ़ा है तो टोमेटो सॉस वाली कंपनी भी तो बढ़ेगी ना, वो भी उत्पादन करेगी। तो यहां पर हम एक बार मान के चलते हैं कि अगर एक क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी होगी, तीसरे में भी होगी, सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी, ऐसा भी ये यहाँ पे कहना चाहता है। औद्योगिक वस्तुओं में भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्गत में एक साथ वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति होती है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है, गिरावट आ जाती है, डिक्रीज आ जाता है, मतलब उत्पादन बढ़ता है या गिरता है। इन्होंने क्या कहा है, लास्ट में क्या कहा कि
एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर खाद्यान्न वाला है वो और औद्योगिक वस्तु दोनों में उत्पादन में वृद्धि एक साथ सी होगी, मतलब लगभग सिमिलर सी होगी। इसके बाद ये भी कहता है कि जैसे औद्योगिक वस्तु है तो औद्योगिक वस्तुओं की अलग अलग वस्तुओं में भी क्या हो सकता है कि एक साथ बढ़ोतरी भी हो सकती है और एक साथ गिरावट भी आ सकती है। हो सकता है कि ये जो वाली वस्तु है ये सारी की सारी इन वस्तुओं में बढ़ोतरी है और सारी सारी में गिरावट भी देखने को मिलेगी एक ही सेक्टर के अंदर, पर सब कुछ जो भी होगा वो एक साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। इस प्रकार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में साधारण और एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। हम भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटते या बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो जो विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं उनकी कीमत में साधारण और एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो वस्तु और सेवाएं होती हैं उनकी कीमत में एक साथ बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी देखी जाती है कि वो एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ घटते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जितने भी वस्तु, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं दूसरों पर पड़ेगा, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं तीसरे वस्तु पर पड़ेगा। ये होता है, ये जनरल इफेक्ट भी है हमारा कि अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है, दूसरी वस्तुओं पर भी पड़ता है। हम भिन्न भिन्न उत्पादन इकाइयों में रोजगार के स्तर को भी एक साथ घटते या बढ़ते हुए देखते हैं। और जो भिन्न भिन्न उत्पादन की इकाइयां हैं, जो अलग अलग इकाइयां हैं जो उत्पादन कर रही है, उनमें भी हम रोजगार का जो स्तर है उसको बढ़ते हुए घटते हुए देखते हैं। तो कभी अगर बहुत ही ज्यादा सारी इकाइयों में रोजगार हो जाता है और कभी बिल्कुल भी नहीं होता। यदि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादन इकाइयों में समस्त निर्गत का स्तर, कीमत स्तर या रोजगार का स्तर एक दूसरे से निकट संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अगर हम किसी अर्थव्यवस्था की बात करें और उसमें जितनी भी उत्पादन इकाइयां हैं, वो चाहे कुछ भी उत्पादन कर रही हो, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो, चाहे द्वितीय की हो, चाहे तृतीय क्षेत्र की हो, वो कुछ भी उत्पादन कर रही हो, अगर इन सारी इकाइयों में, इन सारी यूनिटों में, इन सभी क्षेत्रों में अगर देखें समस्त निर्गत का स्तर, मतलब जितना भी आउटपुट हो रहा है, जितना भी सामान बन रहा हो वो सभी में सेम हो, कीमत का स्तर सब में लगभग सेम सा हो, रोजगार का स्तर सब में सेम सा हो, मतलब सब में रोजगार बढ़ाया है, सब में रोजगार घटाया है, अगर ये सब एक दूसरे से निकट संबंधित हो, मतलब लगभग ये सबसे सेम होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। भैया जैसे आज एक बात बताइए, आज एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के सभी के अच्छे मार्क्स हैं, तो मुझे उस क्लास पे ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता ही नहीं है। यार सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, परंतु अब सोचो एक क्लास में ऐसे 3 बच्चे तो ये बिल्कुल ही फेल हो रहे हैं, 2 बच्चे ऐसे बिल्कुल टॉप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला रहे हैं, बीच के जो बच्चे हैं उनके कम ज्यादा। फिर उस क्लास पे स्टडी करने की जरूरत है कि कमी आ कहां रही है, क्या टीचर सही से नहीं पढ़ा रहा है या जिन बच्चों के कम आए हैं वो सही से नहीं पढ़ रहा है। तो अब एक तो क्या था, जब सबके सेम सा था तो ज्यादा परेशानी हुई नहीं ना, आसानी से काम हो गया, और जब अलग अलग था तो ज्यादा हमें डिफिकल्टी होती है स्टडी करने में, उनको समझने में। ठीक है, तो यही बात यहां पर कही गई है कि अगर जितनी भी उत्पादन की इकाइयां हैं उनका आउटपुट का लेवल सेम हो, उनकी प्राइस जो है वो सेम हो, रोजगार सबका सेम हो, तो हमें उनको स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। उपयुक्त परिवर्तनों के संबंध में व्यक्तिगत असमग्र स्तर पर विचार करने के बजाय हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के एक प्रतिनिधि के रूप में एक वस्तु के बारे में विचार कर सकते हैं। अब ये जितने भी आपने ऊपर देखे हैं जो परिवर्तन है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स है बेटा, जिनमें परिवर्तन का मतलब क्या है, वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरी होने वाले, जो चेंज होने वाले रहते हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या क्या बताया है इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, क्या बताया है, आउटपुट बताया है, इसमें भी हो सकता है कि कभी बदलाव हो जाए, कीमत का स्तर बताया, कीमत बढ़ती घटती रहती है, रोजगार का स्तर बताया है, इसमें बढ़ोतरी कमी होती रहती है, इन सबको वेरिएबल्स बताया है, इनमें वेरीज होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये जितने भी जो वेरिएबल्स पड़े हैं, जो परिवर्तन की आपने बात करी है, इसमें हम व्यक्तिगत असमग्र की बात नहीं करेंगे। समग्र का मतलब क्या होता है, टोटल, कंप्लीट। तो हम यहाँ पे कंप्लीट की बात नहीं, कंप्लीट असमग्र की बात नहीं करेंगे, व्यक्तिगत की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, समग्र की बात करेंगे, हम टोटल की बात करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे जो वेरिएबल्स हैं उनमें हम व्यक्तिगत के स्थान पर चर्चा करने की जगह हम किसकी चर्चा करेंगे, संपूर्ण की चर्चा करेंगे, समग्र की चर्चा करेंगे, और उसमें जो पूरी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित जितनी भी सभी वस्तु और सेवा है उनका एक प्रतिनिधि के रूप में एक वस्तु के बारे में विचार कर सकते हैं। अब देखो यहां से चीज को समझो, ये क्या बोला, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि एक जना उन सबको दर्शाने वाला हो, एक जना उन सबको दर्शाने वाला हो। जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा है कि हम सांसद चुनते हैं, अब वो सांसद 10 लाख लोगों को शो कर रहा है कि भाई इन 10 लाख लोगों का नेता मैं हूं, हमारी आवाज को वो उठाता है। जैसे एक और उदाहरण दो आपको प्रतिनिधि का, आपके स्कूल में मान लीजिए पूरे आपके शहर में कंपटीशन हुआ है,
ठीक है, स्पीच का, भाषण देने का कंपटीशन हुआ किसी टॉपिक पर। अब हर स्कूल से बच्चे बुलाए गए, तो दो दो बच्चे हर स्कूल ने भेजे। अब आपके स्कूल से आपका भी नाम आया, तो अब आप अपनी स्कूल की तरफ से क्या कर रहे हो, प्रतिनिधि कर रहे हो कि मैं इस XYZ स्कूल की छात्र हूं, छात्रा हूं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप स्कूल को दर्शा रहे हो कि मैं इस स्कूल से आई हूं या आया हूं, तो ये प्रतिनिधि। अब यहां पर ये क्या कर रहे हैं, अभी तक की कहानी समझो। अभी तक हम ये कह रहे हैं कि सब में जो बढ़ोतरी होगी या सब में जो गिरावट आएगी ना, वो सब में लगभग लगभग समान सी आएगी, क्योंकि हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो अगर एक में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है तो दूसरे में भी होगी, और एक में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है तो दूसरे में भी होगी। जब हम सब कुछ संपूर्ण की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर एक एक के बारे में क्यों पढ़े, हम इन संपूर्ण में से कुछ प्रतिनिधि उठा लेते हैं, हम एक वस्तु को उठा लेते हैं और उस एक वस्तु के ऊपर स्टडी कर लेते हैं और फिर उससे पता लगा लेंगे कि हाँ भैया पूरी अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। चलो, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक क्लास है, इस क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं, इस क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं। मैं जैसे कि एक बाहर से आपकी स्कूल में आया हूं, ठीक है, मुझे सरकार ने भेजा कि देखो जाकर के भाई बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, तो मैं सडनली क्या हुआ, क्लास में चला गया। अब मैं एक एक बच्चे से पूछने की जगह कि हाँ बेटा टीचर अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इस सवाल का जवाब दो, ऐसा करो वैसा करो, एक एक बच्चे से पूछने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा हाँ भाई खड़ा, कैसी चलती है क्लास, सर अच्छी चलती है, बहुत बढ़िया, समझ में आता है, बोल हाँ, ये 2 क्वेश्चन के जवाब देना, ये उसने दे दी। ऐसे करके मैंने 5 बच्चों को खड़ा कर लिया। अब वो 5 बच्चे जो मैंने खड़े किए ना, वो सारे के सारे टैलेंटेड बच्चे थे। अब मुझे पता नहीं था वो टैलेंटेड है या नहीं, पर टैलेंटेड थे। उन 5 के आधार पर मैंने पता लगा लिया कि पूरी क्लास क्या होगी, टैलेंटेड होगी। उन 5 बच्चों के आधार पर मैंने क्या कर लिया, पूरी क्लास टैलेंटेड होगी। मैंने एक एक बच्चे से बात नहीं करी है, मैंने 5 बच्चों से बात करी है बस, और उन 5 के आधार पर मैंने पूरी क्लास का पता लगा लिया है। तो यहां पर भी यही बात हो रही है कि एक वस्तु या एक सेवा या एक क्षेत्र का देखेंगे कि उत्पादन में बढ़ोतरी गिरावट जो भी हो रहा है, उस हिसाब से ही फिर क्या मान लिया जाएगा कि पूरे क्षेत्र में, पूरी अर्थव्यवस्था में इन चीजों में बढ़ोतरी या गिरावट हो रही है। तो यहां प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव, एक गुड, एक सर्विस के आधार पर हम संपूर्ण को समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रतिनिधि वस्तु का उत्पादन स्तर सभी वस्तु और सेवाओं के औसत उत्पादन स्तर के अनुकूल होगा। तो जैसा इस प्रतिनिधि वस्तु, जो भी वस्तु आप प्रतिनिधि के लिए, रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनते हैं, उस वस्तु का जो भी उत्पादन स्तर होगा, मतलब वो वस्तु जितनी भी उत्पादन हो रही है, वैसा ही सभी वस्तु और सेवाओं का औसत उत्पादन स्तर होगा। मतलब जैसा ये हो रहा है वैसे। अब मैंने उन 5 बच्चों को देख के बोला भाई क्लास इंटेलिजेंट है। अब हो सकता है उन 100 में से 20 बच्चे बेचारे, उनको स्कूल का कुछ भी नहीं समझ में आता, टीचर का बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, एग्जैक्ट रिपोर्ट मुझे नहीं पता चली, मैंने 5 के आधार पर पूरा का बोल दिया, भाई पूरी क्लास अच्छी है, पूरी क्लास इंटेलिजेंट है। तो अब उसके हिसाब से मेरे नजर में सारे के सारे बच्चे ही इंटेलिजेंट है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो सारे अच्छे हैं। इसी तरह इस प्रतिनिधि वस्तु का कीमत स्तर अथवा रोजगार स्तर अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत और रोजगार स्तर का प्रतिबिंबित करेगा। तो अब इस प्रतिनिधि वस्तु, जो भी वस्तु आपने ली है, उसकी जो कीमत होगी, हम ये मान लेंगे कि पूरे मार्केट में जितने भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उसकी वही कीमत है, सेम सी आसपास से कीमत होगी। और जो इस प्रतिनिधि वस्तु में जितना भी रोजगार हो रहा है, उस प्रतिनिधि वस्तु के उत्पादन करने में जितना रोजगार का स्तर है, वैसा ही पूरी अर्थव्यवस्था में होगा, दूसरे क्षेत्रों में होगा, दूसरे वस्तुओं के उत्पादन में होगा। मतलब इस एक वस्तु के आधार पर हमने क्या तय कर लिया, सामान्य कीमत तय कर ली कि भाई ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग हर वस्तु की इतनी कीमत चल रही है और सब में लगभग रोजगार स्तर एक जैसा। प्रतिबिंबित का मतलब क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन है। जैसे आप आईने के सामने खड़े होंगे तो आईना आपका क्या है, प्रतिबिंब दिखाता है, जैसे आप दिख रहे हो वैसा का वैसा आईना आपको दिखाएगा। तो इस एक वस्तु के आधार पर हम पूरी अर्थव्यवस्था को देख लेते हैं। अच्छा भैया इस वस्तु की कीमत बढ़ रही है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में हर वस्तु की कीमत बढ़ रही है। इस वस्तु के उत्पादन में रोजगार बढ़ा है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में हर वस्तु के उत्पादन में रोजगार बढ़ा है। परंतु ऐसा होता है क्या, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता तो आप क्लास 9th से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में बात करी थी कि सबसे ज्यादा अगर जीडीपी में कोई योगदान दे रहा है तो वो कौन दे रहा है, तृतीय क्षेत्र दे रहा है, सर्विस सेक्टर दे रहा है। और सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई दे रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, अगर उत्पादन तृतीय क्षेत्र का ज्यादा है तो प्राथमिक और द्वितीय का भी बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ा। और अगर रोजगार प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा दे रहा है तो तृतीय और द्वितीय क्षेत्र क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसा थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं, पर स्टडी करने के लिए ऐसा माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हमने सामान्यतः इस विश्लेषण को सरलीकृत किया है कि एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने पर कैसे देश का कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तर का संबंध उन विशेषताओं जिन्हें प्रवृत्ति कहते हैं, जैसे कीमत, ब्याज दर, मजदूरी दर, लाभ इत्यादि से तथा से क्या होता है। तो अब समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करा गया है कि सरलीकृत करने का काम करा गया है।
सरलीकृत का मतलब क्या होगा? सरल करने का, इजी करने का काम करा गया। कैसे इजी करने का काम? एकल काल्पनिक वस्तु, एक काल्पनिक वस्तु को उठा लिया, भाई इस वस्तु में इतना उत्पादन हो रहा है मतलब सब में हो रहा है, इतना कीमत में उत्पादन हो रहा है मतलब सब में हो रहा है। तो एकल काल्पनिक वस्तु पर ध्यान करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि देश का कुल उत्पादन लगभग कितना होगा, रोजगार का जो स्तर होगा वो कितना होगा। और ये सब हमें किससे पता चलेगा? ये हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स है बेटा, कुछ सूचक है जो मुझे दर्शाएंगे कि अभी इतना उत्पादन हो रहा है, इतनी कीमत है, इनसे मुझे सब कुछ पता चलेगा। और उन्हीं इंडिकेटर्स को मैंने क्या कहा है? परिवर्ती कहा है या वेरिएबल्स कहा है। कौन कौन से हैं वो? कीमत पता लगाएंगे, ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर यहां पर बैंकों वाली है कि कितने पे मिलता है, मजदूरी दर, लाभ, ये सब कुछ। और इससे क्या होता है? ये सब कुछ हम एक प्रतिनिधि वस्तु, एकल काल्पनिक वस्तु के आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था का पता लगाते हैं। इस तरह उपयोगी तरीके से अध्ययन के द्वारा उसका सार प्राप्त करते हैं कि उन अधिसंख्य वास्तविक वस्तुओं के साथ क्या होता है जो बाजार में खरीदी और बेची जाती है। क्योंकि सामान्यतः हम देखते हैं कि जो कीमत, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ इत्यादि के साथ होता है, कमोबेश वही दूसरी वस्तुओं के साथ भी होता है। तो अब देखो, एक वस्तु के आधार पर हमने एक वस्तु की स्टडी करी, उसकी कीमत पता लगाई, उसकी ब्याज दर, उसकी मजदूरी दर, उसका लाभ, उन सबका हमने पता लगाया। और पता लगाने के साथ इस तरीके से हमने अध्ययन करके क्या है, जो अधिसंख्य वास्तविक वस्तुएं हैं, जो बहुत सारी जो वास्तविक वस्तुएं, जो रियल वस्तु हैं, जो सच में जो सामान है, जो सच में जो सर्विसेज है, उनका हमने पता लगा लिया, जो कि बाजार में खरीदी और बेची जाती है। उन वस्तुओं का एक काल्पनिक वस्तु से, एक वस्तु के आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि जितनी भी मार्केट में जो वस्तुएं हैं, जितनी भी जो सेवाएं हैं जो खरीदी और बेची जाती है, उनकी कीमत क्या होगी, उनका ब्याज क्या होगा, उनकी मजदूरी दर, उनकी लाभ, उनका सबका क्या होगा, वो हमने एक वस्तु के आधार पर पता लगा लिया। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा यहां पर मानना है कि जब एक वस्तु में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वही दूसरी वस्तु के साथ भी होगा। जैसा एक वस्तु के साथ है वैसा ही दूसरी वस्तु के साथ होगा। अगर एक वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी है तो दूसरी वस्तु की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। अगर एक वस्तु जो काल्पनिक का प्रतिनिधि जो वस्तु हमने चुनी है, अगर उसके में कुछ हुआ है तो दूसरे के में भी होगा ही होगा। ऐसा यहां पे समष्टि अर्थशास्त्र का मानना है। खास तौर से जब इन गुणों में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है, उसी तरह जैसे कि कीमतें बढ़ती हैं। देखो, अब जब तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है ना, तो हमारे लिए थोड़ा सा और भी ये चीज वो हो जाती है, मानना लायक हो जाता है कि हाँ भाई मान लेना चाहिए। तो तेजी से बदलाव आना, जैसे कि पहली बात, जैसे कि कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब है बेटा, इंग्लिश में कहा जाता है इन्फ्लेशन, और अगर अपनी आम भाषा में कहे तो हम इसको कहते हैं महंगाई। मुद्रास्फीति शब्द को याद रखिएगा, आगे तक शब्द मुद्रास्फीति होगा, महंगाई नहीं लिखा जाता, महंगाई हम आम भाषा में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कीमतों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि हर वस्तु की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, हर वस्तु जो है वो महंगी हो जाएगी। मुद्रास्फीति या रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदी कहा जाता है। अब देखो क्या बोला? रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरते जाते हैं, जिसे मंदी कहते हैं। अब मंदी का अर्थ क्या है? जैसे मुद्रास्फीति है वैसे उसका उल्टा मंदी है। मुद्रास्फीति में क्या हो रहा है? हर चीज की कीमत बढ़ रही है, और यहां पर हर चीज की कीमत क्या हो जाएगी बेटा? डाउन हो जाएगी। हर वस्तु की जो कीमत है वो गिर जाएगी। अब हर वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो इससे क्या होगा? हर वस्तु की कीमत गिर रही है। कीमत क्यों गिर रही है? क्योंकि उसमें उस वस्तु की लोग मांग नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर आज कोई लोग कुछ चीजों को नहीं खरीदेंगे तो उत्पादक क्या सोचेगा? मैं सस्ते में बेचने की कोशिश करता हूं। पर सस्ते में भी अगर लोग नहीं खरीदेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो फिर एक ऐसा स्तर आएगा जब उत्पादक बोलेगा भैया अब बस की नहीं है, अब बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होता, बहुत सस्ते में जाकर के देख लिया, तो अब क्या करो? कंपनी कर दो बंद। तो कंपनी को क्या कर देंगे? लगा देंगे ताला। अब जब कंपनी के ताला लग गया तो काफी लोगों के घरों पे, चूल्हों पे भी ताला लग जाएगा। मतलब क्या है? चूल्हे बंद हो जाएंगे, मतलब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। काफी लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। और जब वो काफी लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको क्या है? आय नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी, उनकी आय बंद हो जाएगी। और आय बंद हो जाएगी तो फिर वो वापस किसी चीज की मांग नहीं कर पाएंगे। तो यही तो बोला है कि रोजगार और उत्पादन का स्तर बंद हो गया ना, कंपनी बंद हो गई, फिर कंपनी बंद हो गई तो रोजगार भी कम हो गया, तो इनका स्तर कम हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मंदी कहते हैं।
इन परिवर्ती के संचालन की सामान्य दिशा सभी व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए सामान्यतः उसी प्रकार की होती है जैसे मिलाकर अर्थव्यवस्था के समस्त रूप से दिखलाई पड़ती है। तो ये जितना भी हम देखते हैं ये क्या है, एक का जैसा होगा वैसा का वैसा हमें पूरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। मतलब एक जैसा है वैसे ही सब हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। ये तो हमारे कहावत भी है कि हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पहली बात तो उंगली 5 नहीं होती उंगली 4 होती है और एक अंगूठा होता है, तो पांचों तो उंगलियां ही बराबर नहीं होती। तो ये कैसे हो सकता है कि एक वस्तु के आधार पर सब कुछ सेम हो। और ये कहा जाता है कि एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले 2 बेटे या 2 संतानें एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है, दोनों अलग अलग होती है। तो ये तो भैया एक वस्तु के आधार पर पूरी इकोनॉमी को हम कैसे माप सकते हैं, कैसे एक कह सकते हैं। कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र को, उदाहरण के लिए कृषि तथा उद्योग की अंतर्निर्भरता, यहां तक कि कीमतों के बीच प्रतिद्वंदिता या क्षेत्रों के बीच संबंध, जैसा कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र और सरकार एक अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा उसे देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों को और अच्छी तरह समझने में सहायता मिलती है। अब देखिए, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि भैया एक वस्तु उठाओ, उस वस्तु को समझो, उसको अच्छे से मान लो और उस वस्तु को मान के पूरी अर्थव्यवस्था की वही कंडीशन मान लो, ठीक है ना, उसकी वैसी कंडीशन मान लो। अब थोड़ा सा डिफरेंट एक दूसरा सिनेरियो, एक दूसरा नजरिया हम लोग देखते हैं। दूसरे नजरिए में बोला कि कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए, कुछ विशेष ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 क्षेत्रों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कृषि या उद्योग की बात कर रहे हैं, उद्योग या सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कृषि सेवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ऐसा। तो इन 2 उद्योगों के बीच में अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, कृषि और उद्योग कैसे जुड़ा हुआ, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए, इन दोनों के बीच में कीमत के बीच प्रतिद्वंदिता कितनी है, कितना कंपटीशन है कीमत को लेकर के, एक में बढ़ रहा तो हो सकता है एक में गिर जाए, इनके बीच में जो संबंध है वो हमें पता हो, ठीक है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक जो सरकार होती है, वहां पे और क्षेत्र में देखने को मिलता है पारिवारिक क्षेत्र। पारिवारिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया बेटा, यहाँ पे जितने भी जो उपभोक्ता हैं, जो उपभोग करने वाले लोग हैं, वो पारिवारिक क्षेत्र में, हाउस होल्ड सेक्टर में आ जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र जो व्यापार कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, और इसके अलावा सरकार। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाऊंगा मैं आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ाऊंगा। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में अगर पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स, उत्पादन के कारक पढ़े थे, भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी, ये सब जो आपने पढ़ा था वो अब आपको अब काम आएगा कि ये जो पारिवारिक क्षेत्र है, जो उपभोक्ता वाला क्षेत्र है, वो उत्पादन वालों को क्या देता है, फिर उत्पादन वाले हमें क्या देते हैं। मतलब हम यहाँ पे सर्किल पढ़ेंगे पूरा कि एक जो सर्किल घूम रहा है वो सर्किल क्या है, उस सर्किल की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। क्या पूर्ण रूप से देखने की अपेक्षा से देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीजों को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर हम पूर्ण रूप से देखने की जगह क्या करते हैं, एक एक को विशेष रूप से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम अर्थव्यवस्था की कुछ विशेष बातों को अच्छी तरीके से समझ सकें। विभिन्न वस्तुओं को छोड़कर प्रतिनिधि वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी वस्तु विशेष के विशिष्ट गुणों की उपेक्षा हो सकती है। देखिए, अगर हम सरलता की बात करें, अगर हम ये सोचे कि सरल हो जाए, सब कुछ इजी हो जाए, तो इजी के लिए तो बेटा ये है कि प्रतिनिधि वस्तु को उठा लो और उसके हिसाब से बात कर लो। आज मैं गया स्कूल में और मैंने बोला, हाँ बेटा तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, तू खड़ा हो, 100 में से 5 बच्चों से पूछ ले, मैं आ गया, मेरा काम इजी था, 20 मिनट में मैं खत्म करके आ गया। परंतु हो सकता है कि उस क्लास की कोई ऐसी बात हो जो मुझसे छूट जाए। अगर मैं 100 बच्चों से एक एक से बात करता तो हो सकता है उसमें से कोई बच्चा मुझे ऐसी बात बता के जाता जो कि उन 5 ने नहीं बताई। हो सकता है कि मेरे सामने एक रियल कंडीशन मेरे सामने आती कि हाँ भाई सच में इस क्लास की ये कंडीशन है। कुछ बच्चे यहाँ पर इंटेलिजेंट है, बाकी की स्थिति ठीक नहीं, शायद टीचर का नहीं समझ में आ रहा हो, वो 5 बच्चे हो, वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो और कुछ करो, क्या प्रॉब्लम थी। तो मुझे प्रतिनिधि, जब हम बात करते हैं, हम एक वस्तु पर जब केंद्रित करके पूरी अर्थव्यवस्था की स्थिति को मापने की कोशिश करते हैं, वो सरल हो सकता है, परंतु कुछ जो विशिष्ट गुण है, जो कुछ स्पेशल फीचर है, उनकी उपेक्षा हो सकती है। उपेक्षा का मतलब क्या होता है बेटा, इग्नोरेंस, इग्नोर हो सकता है, वो ध्यान से हट सकते हैं। एक होता है उपेक्षा और एक होती है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब है मेरी उम्मीद है, मैं इस बार अपेक्षा करता हूं कि मेरे सभी विद्यार्थियों के अर्थशास्त्र में से 100 में से 100 आए। ये क्या है, अपेक्षा है, ये मेरी उम्मीद है। और उपेक्षा क्या होता है, इग्नोर कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी अपेक्षा है उनकी उपेक्षा करी जाए, मतलब ज्यादा उम्मीद ना करी जाए, उम्मीदों को इग्नोर करा जाए, बिल्कुल भी उम्मीद ना करी जाए, ठीक है। उदाहरण, कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दशा बिल्कुल भिन्न प्रकृति की होती है। अथवा यदि सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि कोटि को ले, तो हम किसी फर्म के प्रबंधक और लेखाकार के श्रम के बीच भेद नहीं कर पाएंगे। देखो, अब पहली बात तो क्या है कि कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के जो उत्पादन है, उनकी दशाएं बिल्कुल अलग है,
ठीक है। कृषि जो है पूरी एग्रीकल्चर है वो पूरा का पूरा जो डिपेंडेंट है भारत में विशेष करके मानसून पर निर्भर है। उद्योग कौन से मानसून पर निर्भर है भैया, वो इतने मानसून पर निर्भर नहीं है, ठीक है ना। कृषि बिना मशीनों के भी पॉसिबल होती है, मशीनों के बिना भी हो रही है, पर उद्योगों को तो हम सोचते ही हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वहां पे मशीनों, दशाएं दोनों की अलग है, दोनों का कंडीशन का जो लेवल है वो दोनों का अलग है। तो फिर हम एक के आधार पर हम कैसे माप लें। एक यहाँ पर उदाहरण जोड़ा कि चलो मान लो हम श्रमिकों का देखते हैं, ठीक है, जो मजदूर जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका देखते हैं। अब हमने एक मजदूरों को, उसका एक ग्रुप को हमने उठा करके पूछताछ कर ली, तो क्या हम उससे पूरे कृषि के और औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों की सारी जानकारी पालेंगे? नहीं पाएंगे। फिर एक बात बताइए, जब आपने मजदूरों से जब बात करी तो फिर कहीं किसी फर्म का जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है उसमें, और कहीं के लेखाकार के में जो अकाउंट संभालता है, क्या भाई इतना इतना इस बार का हिसाब हो गया, मैनेजर में और लेखाकार में भी बड़ा डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। तो फिर हम उस डिफरेंस को तो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं 5 ऐसे मजदूरों से बात करके आ जाऊं जो मकान का निर्माण करते हैं और मैंने उनके आधार पर कह दिया मजदूरों की स्थिति बहुत बेकार है, मजदूरों की स्थिति बहुत अच्छी है, या मजदूरों का काम बहुत डिफिकल्ट है, या मजदूरों के काम में शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो भैया फिर आपने उन लेखाकारों को हटा दिया, आपने उन प्रबंधकों को हटा दिया, कर्मचारी तो वो भी तो है ना, वो भी कर्मचारी है जो उद्योगों में बैठ करके प्रबंधक का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक का स्टडी करना ज्यादा बेहतर होगा। अतः कई मामलों में वस्तु, श्रम अथवा उत्पादन तकनीक की एकल प्रतिनिधि कोटि के स्थान पर हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम कई मामलों में वस्तु के श्रम, ठीक है, और जो उत्पादन तकनीक है उसमें एक प्रतिनिधि की कोटि, मतलब एक प्रकार की वस्तु की जगह हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को ले सकते हैं, जिससे कि हम अच्छे से उनकी जानकारी पा सके, अच्छे से हम उनके बारे में जान सके। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में 3 सामान्य प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती है, कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने क्या करा कि भाई हमने जो तीनों क्षेत्र हैं, ठीक है, हमारे जो 3 क्षेत्र हैं कौन कौन से, पहला जो प्राइमरी सेक्टर या जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, उस प्राथमिक क्षेत्र को आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो हमने कुछ जो वस्तुएं हैं वो कृषि क्षेत्र की ले ली। फिर सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर मतलब जो औद्योगिक क्षेत्र है, तो हमने कुछ क्या करा औद्योगिक वाली ले ली। और फिर जो तीसरा है टर्सरी सेक्टर, मतलब जो सेवा है, सेवा वालों में से मैंने क्या करा कुछ उठा लिया, मतलब कुछ यहां से, कुछ यहां से और कुछ यहां से। अब ये पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले हम ये पढ़ रहे थे यहां में से किसी में से भी कुछ उठा लिया और उसके आधार पर मैंने पूरी अर्थव्यवस्था का पता लगा लिया। अब पर पहले मैं यहां से कुछ ले रहा हूं और इस सेक्टर के बारे में जान रहा हूं, फिर कुछ यहां से उठा रहा हूं, इस सेक्टर के बारे में जान रहा हूं, फिर कुछ यहां से उठा रहा हूं और इस सेक्टर के बारे में जान रहा हूं, और फिर मैं पूरी अर्थव्यवस्था को माप सकता हूं। अब मैंने क्या करा, मैंने ये बोला, जैसे जब मैं स्कूल में गया 100 बच्चों का, तो मैंने ये बोला भाई मैम रजिस्टर लेकर के आइए, 2 रजिस्टर मुझे चाहिए। पहला रजिस्टर तो वो जिसमें बच्चों की अटेंडेंस होती है, और दूसरा रजिस्टर वो कि अब भी इस साल में जितने भी बच्चों के टेस्ट हुए हैं वो रिपोर्ट मुझे ला करके दीजिए। मैं बाहर से आया हूं, बाहर से एक अधिकारी हूं सरकार का, तो उनको मुझे ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उन्होंने दिया, मैंने देखा ये 5 बच्चे जो है ना, ये 5 बच्चे बिल्कुल टॉप क्लास है, टॉप क्लास। इन 5 बच्चों को बाहर बुलाया, चलो आ जाओ बाहर। जो 5 सबसे नीचे के हैं, बॉटम ही बॉटम के, जिनकी रैंक 96, 97, 98, 99, 100 पर है, उन 5 को बाहर बुलाया। और 5 मैंने बीच के से बच्चों को बुलाया, 5 तुम आ जाओ। अब 15 में से क्या करा मैंने, 5 टॉप को उठा लिया, टॉप के बयान नोट करें, हाँ भाई ये बोल रहा, एवरेज वाले बच्चों के बयान नोट करें और लास्ट वालों के नोट करें। अब इससे मुझे क्या है कि पहले की तुलना में ज्यादा एक अच्छी रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो सबसे नीचे बच्चे हैं ना, वो मुझे बताएंगे सर देखिए हमें चीज समझ में नहीं आती या मैं लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है, उसमें हमारे टीचर हेल्प नहीं करता है, या मान लीजिए टीचर अच्छा समझाता है सर पर हमें याद नहीं रह पाता है, और जो रिपोर्ट है वो समझ में वहां से आ जाएगी। या जो टॉपर बच्चे हैं उनसे मुझे ये पता चल सकता है यार ये रट रहा है, याद तो कर ही नहीं रहा, ये जब एग्जाम आता तभी अच्छे नंबर लाके लिख देता होगा, ये चीटिंग करके पास हो रहा होगा, काफी मुझे विस्तार से अच्छे से पता चल जाएगी। तो यहाँ पर भी यही करा गया है कि एक किसी वस्तु को उठाकर के पूरी अर्थव्यवस्था को मापने से अच्छा है कि एक एक क्षेत्र में से आप कुछ विशेष को उठा करके आप उनकी पूरी विस्तार से अच्छे से रिपोर्ट ले, वही बात यहाँ पर करी गई है। इन वस्तुओं को उत्पादन तकनीक और कीमत में अंतर हो सकता है, तो इन वस्तुओं का जो उत्पादन की तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें अंतर हो सकता है और कीमतों में भी अंतर हो सकता है। कृषि की कीमत में और सेवा क्षेत्र की कीमत में अंतर आ सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र में यह भी विश्लेषण करने का प्रयास किया जाता है कि विभिन्न वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत स्तर, कीमतें, रोजगार का स्तर आदि का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम यह भी विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, यह भी कोशिश करते हैं कि जो विभिन्न वस्तु हैं, जो अलग अलग वस्तुओं का व्यक्तिगत निर्गत, एक एक इंडिविजुअल आउटपुट कितना हो रहा है, उनकी कीमत का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, और निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, वो भी हम समष्टि अर्थशास्त्र में जानेंगे।
संक्षिप्त सार के रूप में देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट और प्रेरणाओं जिनसे वे चालित होते हैं की प्रकृति का उल्लेख मिलता है। व्यष्टि जिनका अर्थ छोटा है, एजेंट अर्थात उपभोक्ता जो अपनी रुचि और आय के अनुरूप क्रय करने के लिए व्यक्तियों के इष्टतम संयोग का चयन करते हैं। अब देखिए, अभी पहले इसको बड़ा सारा है, इसको पढ़ने से पहले आपकी बीपी बढ़ जाएगी, तो अभी रुक जाइए। अगर संक्षिप्त सार देखें, हमने व्यष्टि का पूरा चैप्टर 1 पढ़ा और समष्टि का जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, इनका अगर पूरा संक्षिप्त एक सार देखते हैं, निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो क्या कहा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आप क्या करोगे, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों की बात करोगे। अभी आर्थिक एजेंट कौन है? आर्थिक एजेंट वह व्यक्ति या वह लोग होते हैं जो कि निर्णय लेने में सक्षम हो, जो निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अब कौन हो सकता है? उपभोक्ता भी हो सकता है। उपभोक्ता भी निर्णय लेता है मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। उत्पादक भी निर्णय करता है मुझे क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना। ठीक है, इसके अलावा संस्थाएं जो है, मतलब सरकार भी निर्णय लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी निर्णय लेता है। ये सब क्या है? ये आर्थिक एजेंट, ये सारे के सारे क्या है? इकोनॉमिक एजेंट है। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन से आर्थिक एजेंटों की हम बात करते हैं? व्यक्तिगत, मतलब कौन? उपभोक्ता और उत्पादक। हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया ना, व्यष्टि में हम व्यक्तिगत होंगे और समष्टि में संस्थाएं होंगी जो कि निर्णय कर रही है। तो यहां पर व्यक्तिगत में कौन है? उपभोक्ता आ जाएगा, उत्पादक आ जाएगा जो कि आर्थिक एजेंट है। व्यष्टि का मतलब ही क्या होता है? छोटा। एजेंट अर्थात कौन कौन बताया गया? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन होता है? जो अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट के अनुसार या अपने आय के अनुसार, भाई इच्छा है तो आपकी बहुत कुछ होगी पर पैसा भी तो होना चाहिए उतना, तो अपनी रुचि, अपना इंटरेस्ट भी और उसकी आय के अनुरूप क्रय करने के लिए वस्तु के इष्टतम संयोग का चयन करता है। क्रय मतलब खरीदने के लिए, इष्टतम संयोग मतलब बेस्ट जो पॉसिबल सेट होगा वो खरीदने की कोशिश करेगा। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा है ना कि संयोग होते हैं, संभावना, उत्पादन, सीमांत वाली संभावना हमने पढ़ी। तो संयोग कि भाई ये वाली चीज और ये वाली चीज मेरे लिए बेस्ट है, मैं ये खरीद लेता हूं, मेरे आय में भी आ जाएगी और मेरा इंटरेस्ट भी है इसमें। अब ये तो बात हो गई उपभोक्ता की, यहां से यहां तक। अब उत्पादक वाला क्या करता है? उत्पादक जो अपने उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपनी लागत को कम से कम रखता है और वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर बेचता है। और उत्पादक वाला क्या करता है कि अधिकतम लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो उसकी वस्तुओं बढ़ने में जो खर्चा आता है, जिसे हम लागत कहते हैं, लागत को कम से कम करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करता है? वस्तुओं को बाजार में ऊंची से ऊंची कीमत पर, ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करता है। तो उपभोक्ता भी निर्णय ले रहा है क्या खरीदना है, कैसे में खरीदना है, कौन सी चीजें खरीदनी है जो बेस्ट है। उत्पादक भी निर्णय ले रहा है कि क्या करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितने में बेचना है, कितने में खरीदना है, बेचना है, ये सब कुछ। तो ये आर्थिक एजेंट है। कौन सा? व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट इनको कहा जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं, क्रेता विक्रेता कंपनियां भी, जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, उत्पादक अथवा विक्रेता, और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर उपभोक्ता के रूप में। पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है कि उसे अपने शेयर धारकों के हितों के कार्य करना पड़ता है, जो कि संपूर्ण देश के हित के लिए नहीं होता। अब देखिए, एक तो बड़ा बहुत ज्यादा है, इसको शॉर्ट में अपन समझ लेते हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन कराया जाता है। मांग और पूर्ति किसकी? व्यक्तिगत की, एक एक इंडिविजुअल की। भाई उपभोक्ता कितनी डिमांड कर रहा है, ठीक है, जो उत्पादक है वो कितनी पूर्ति कर रहे हैं, वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं। जो आर्थिक भूमिका निभाने वाले हैं, आर्थिक भूमिका निभाने वाले तो आर्थिक एजेंट, वो कोई भी हो सकता है, खरीदने वाला भी हो सकता है, बेचने वाली कोई कंपनी भी हो सकती है। अपने लाभों को ज्यादा से ज्यादा करने वाले, अब लाभ कौन कमाएगा? उत्पादक कमाएगा, प्रॉफिट करने वाला कमाएगा, प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करने वाला या जो बेचने वाला है वो कमाएगा। अपनी संतुष्टि के लिए, अब संतुष्टि कौन चाहते हैं? उपभोक्ता चाहते हैं, ठीक है, तो आप उपभोक्ता हैं। और बड़ी कंपनी, तो अब बड़ी कंपनियां भी क्या है? जो बड़ी कंपनियां भी होती है, जो शेयर धारक होते हैं। शेयर धारक का मतलब क्या है? कंपनी के मालिक है बेटा, एक तरीके से। तो वो कंपनी भी क्या चाहेगी कि भाई मालिकों का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। वो भी देश की नहीं सोच रही है, वो मालिकों की सोच रही है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की नहीं सोच रही है कि भाई जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं, जितने मालिक है, उनका प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो व्यष्टि व्यक्तिगत पर है, बस सीधी सी बात है। समष्टि अर्थशास्त्र के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो मैक्रो है, जिसका अर्थ बड़ा है, संपूर्ण देश को प्रभावित करता है, जैसे मुद्रास्फीति। तो ये पूरे देश पे इफेक्ट डालेगा, ये किसी एक व्यक्तिगत पे नहीं, ये सब पे इफेक्ट डालेगा। जैसे कि मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ेगी तो अब उस पर एक व्यक्ति थोड़ी है, सभी आएंगे। बेरोजगारी का उल्लेख नहीं है, फिर भी यहाँ लिया गया है। ये ऐसा परिवर्तन नहीं है कि व्यक्तिगत क्रेता विक्रेता बदल सकते हो। और बेरोजगारी है, बेरोजगारी का यहाँ पर जिक्र नहीं है, फिर भी लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि बेरोजगारी ऐसा परिवर्तन, ऐसा वेरिएबल है जिसको कोई एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल नहीं बदल सकता। वो भी कौन बदलेगी? समष्टि बदलेगी, मतलब संस्थाएं बदलेगी। आज लोग बेरोजगार बैठे हो, सरकार को क्यों गाली देते हैं, खुद को क्यों नहीं देते? क्योंकि ये मुद्दा व्यष्टि अर्थशास्त्र का नहीं है, समष्टि का है। और समष्टि में निर्णय लेने वाली कौन है? संस्था है बेटा, व्यक्तिगत नहीं है। चीजों को समझिए,
चीजों को समझिए, बड़ी बारीकी से समझिए। अर्थशास्त्र वो विषय है जिस दिन आपको समझ में आ गया ना, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं बच्चों, मजे हो जाएंगे, मजे आ जाएंगे आप लोगों को। सबसे बेहतरीन विषयों में से एक विषय अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के निकट तब आया जब उसे सामान्य संतुलन यानी मांग तथा पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़ा। अब देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की जो नजदीकियां हैं वो कब बढ़ी, कब समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि के पास जाने लगा, ठीक है, कब समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि की ओर आकर्षित हुआ कि अब व्यष्टि के पास जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? सामान्य संतुलन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? सामान्य संतुलन बनाने के लिए, मतलब मांग और पूर्ति का संतुलन अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में दिखलाई पड़े। मतलब जो मांग और पूर्ति है वो अर्थशास्त्र के प्रत्येक बाजार में देखने को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक बाजार, एक क्षेत्र में ही बढ़ोतरी गिरावट हो, वो सब में देखने को मिले। और जब समष्टि का जिक्र करते हैं, जब संपूर्ण के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो हमें व्यक्तिगत को देखना पड़ेगा, हमें व्यष्टि को देखना पड़ेगा। हम व्यष्टि के बिना समष्टि का अध्ययन नहीं कर सकते। सरकार भी जब बजट बनाती है, सरकार का बजट, सरकार जो संस्था है वो समष्टि की है, परंतु सरकार जब बजट बनाती है तो वो व्यक्तिगत को देखती है, वो एक एक क्षेत्रों को देखती है, वो कंपनियों की तरफ देखती है, वो उपभोक्ताओं की तरफ देखती है, एक एक की तरफ देख करके फिर वो बजट बनाती है। एक एक का मतलब यहाँ पे नहीं, एक व्यक्ति उपभोक्ताओं की तरफ भी देखती है, उत्पादकों की तरफ भी देखती है, ठीक है, कंपनियों की तरफ भी देखती है, छोटे छोटे जो दुकान खोल के बैठे उनकी तरफ भी देखती है। मतलब व्यष्टि पर पहले फोकस करती है सरकार और फिर समष्टि में बजट लेकर के आती है। मतलब दोनों जुड़ी हुई है, व्यष्टि समष्टि भी अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई तो है, क्योंकि एक एक से कर करके ही क्या है बड़ा बनता है। तो सारे छोटे व्यक्तिगत मिलेंगे तभी तो समष्टि की बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, जो कंप्लीट जो इकोनॉमी है, उसकी जो स्थिति है उसको संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब उनको एड्रेस करने का या उनको समझने की कोशिश करी जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने भी यह सलाह दी कि यदि प्रत्येक बाजार में क्रेता और विक्रेता अपने निजी हित को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्रियों को संपूर्ण देश के धन और कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अर्थशास्त्रियों ने कालक्रम में यह मेंशन किया कि उन्हें आगे देखना होगा। देखिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है भैया? एडम स्मिथ। ठीक है, ये बात मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर में भी पढ़ाई है ना बच्चों, पढ़ाइए। एडम स्मिथ ये सलाह देते हैं कि अगर बाजार में वस्तुओं को खरीदने वाला और बेचने वाला ये सब अगर अपने निजी हित को ध्यान में रख करके ही खरीदेंगे या बेचेंगे तो फिर हमें समष्टि की चर्चा करने की जरूरत ही नहीं। सब अगर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या संतुलन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, तो हमें समष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अर्थशास्त्रियों को इस पर ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अर्थशास्त्रियों को लगा एडम अंकल थोड़ा सा गलत राह में भटक गए थे ठीक है ना, और व्यष्टि के साथ साथ समष्टि की भी आवश्यकता है, समष्टि को भी हमें अध्ययन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने पाया कि प्रथम कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं रहता, द्वितीय कुछ अन्य मामलों में बाजार विद्यमान रहता है, किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का उत्पादन करने में असमर्थ रहता है। अब क्यों आने वाले समय में ऐसा क्यों महसूस हुआ अर्थशास्त्रियों को हमें समष्टि को पढ़ने की आवश्यकता है? समष्टि क्यों? तो देखो, पहली बात तो कहीं कहीं पर बाजार विद्यमान नहीं होता, मतलब बाजार होता ही नहीं। बाजार ना होने का अर्थ क्या है कि वहां पे बेचा और खरीदा जाता ही नहीं है। क्योंकि बाजार क्या है? बाजार वह स्थान बन जाता है जहां पे कुछ आपका लेन देन हो रहा हो, खरीदी बिक्री हो रही हो, वो क्या है? बाजार है। तो कहीं कहीं पे बाजार हो ही ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कुछ लिया या खरीदा या बेचा ही नहीं जा रहा हो, तो बाजार विद्यमान नहीं होता। कुछ जगह पर हो सकता है बाजार हो परंतु उसमें उत्पादन करने में असमर्थ रहता हो, किंतु संतुलन मांग और पूर्ति का, तो मतलब वहां पे संतुलन नहीं बैठ पा रहा है कि भाई जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो। देखो अब क्या है, इस बात को भी समझिए आप कि अगर आपकी मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है, सप्लाई ज्यादा कम है और डिमांड ज्यादा है, तो ये क्या होगा? ये आपके पास कमी है, जितना आप चाहते हो उतना आपको नहीं मिल रहा, तो ऐसे में क्या हो जाता है? इन्फ्लेशन हो जाती है बेटा। ऐसे में क्या हो जाता है? महंगाई हो जाती है। और अगर इसका उल्टा देखें, मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, तो इसमें क्या हो जाता है? डिफ्लेशन हो जाती है, मंदी का दौर आ जाता है। तो संतुलन होना क्या है? ज्यादा जरूरी है। तो कहीं कहीं होता है कि बाजार ना हो और कहीं कहीं हो सकता है कि संतुलन नहीं है कि जितना लोग मांग रहे हैं उतना ही बने। संतुलन रहेगा तो ही अर्थव्यवस्था अच्छे से काम करेगी। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अधिकांश स्थितियों में समाज अथवा राज्य। अब राज्य का मतलब यहां पर क्या है? सरकार। ये आप पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा।
सरकार अथवा समस्त जनता को कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से रोजगार, प्रशासन, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के निर्णय लेने पड़ता है, जिनके लिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा लिए गए व्यष्टि अर्थशास्त्रीय निर्णयों के कुछ समस्त प्रभाव में परिवर्तन करना पड़ता है। अब देखो भाई, 3 कारण बताए गए जिसके कारण कि एडम स्मिथ एंगल की बात को गलत बोला गया और बताया गया कि समष्टि का अध्ययन क्यों है। हो सकता है कहीं पे बाजार विद्यमान ना हो, कहीं पे लेन देन हो ही ना रहा हो। दूसरा, अगर हो रहा है तो संतुलन नहीं बैठ रहा, ठीक है, कम ज्यादा चल रहा है। और तीसरा जो बोला गया वो ये बोला गया कि कुछ अधिकांश महत्वपूर्ण ऐसी स्थितियां हो जाती है जहां पर क्या है, राज्य मतलब सरकार या समस्त जनता क्या करा जाता है, सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से कुछ चीजें प्रोवाइड करवानी पड़ती है। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जैसे कि रोजगार, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार, सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार देती है, वहां भी देती है जहां पर सरकार को आवश्यकता नहीं होती, फिर भी रोजगार देती है। प्रशासन में सरकार सुविधा देती है, प्रतिरक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस में, इनमें, ठीक है। अब डिफेंस के लिए हम कौन सा पे करते हैं, फिर भी हमें सरकार दे रही है। आज काफी जगहों पे, काफी राज्यों में, हॉस्पिटलों में जांच फ्री है, ठीक है, दवाइयां फ्री है, तो सरकार को उसमें फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। शिक्षा के क्षेत्र में आप सरकारी स्कूल में पता नहीं 1200, 1500, 2-2,500 रुपए में पूरे साल की आप पढ़ाई कर लेते हैं, और प्राइवेट स्कूलों में एक महीने की फीस 3-3, 4-4 हजार रुपए। तो ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे रही है। तो सार्वजनिक लक्ष्यों को पाने के लिए, सामाजिक लक्ष्यों को पाने के लिए कभी कभार क्या जाता है, निस्वार्थ फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया जाता है, और बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी स्वार्थ के भी सरकार काम करती है, कोई व्यक्ति या कोई समूह क्या है काम करता है। तो अब जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी जबकि आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हो, तो वहां पे जो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के द्वारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णय है उनके प्रभाव में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, तो वहां पे कुछ चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब किसी व्यक्तिगत ने जो सोचा हो वैसा नहीं है, सरकार कुछ निर्णय सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकती है, और इसलिए फिर हमें जरूरत किसकी पड़ जाती है कि हम समष्टि का अध्ययन करें, क्योंकि ये बात समष्टि में ही आ जाएगी, ये व्यष्टि का मुद्दा नहीं है। तो समष्टि व्यष्टि को प्रभावित कर सकती है, बदल भी सकती है। इन उद्देश्यों के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों को करारोपण, अन्य बजट नीतियों और मुद्रापूर्ति में बदलाव लाने वाली नीतियों, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार और निर्गत का बाजार में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। तो हम लोग ये बात मानते हैं कि कुछ निस्वार्थ के लिए काम किया जाता है, तो अब वहां के लिए समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वहां पर व्यक्तिगत का महत्व नहीं है, एक एक इंडिविजुअल नहीं कर रहा हो, तो संस्था कर रही है, सरकार कर रही है, कोई बड़ा जो है वो कर रहा है, बाकी एक एक के हाथ में थोड़ी कि पूरी दवाइयां मुफ्त कर देना। तो वहां पे ऐसे में क्या करते हैं, अर्थशास्त्र को करारोपण, करारोपण का मतलब क्या होता है, कर लगाने की जो व्यवस्था है, भाई किस पे कितना कर लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, ये सब कुछ। उसके अलावा जो अन्य बजट की नीतियां है, बजट में क्या होगा, कैसे बजट फायदे वाले हो सकते हैं, कैसे बजट घाटे वाले होते हैं, ये सब की बात करनी पड़ती है। मुद्रापूर्ति में बदलाव, मुद्रापूर्ति या मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है वो एक बार आप समझ लीजिए। मनी सप्लाई का या मुद्रा पूर्ति का मतलब होता है बेटा कि एक समय में हमारी अर्थव्यवस्था में कितना मुद्रा है, कितनी मनी है। आज मुद्रा को जो रिलीज करने वाला है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक है। आज भारतीय रिजर्व बैंक को पता है ना भाई, मैंने इतने पैसे यहाँ पे अर्थव्यवस्था में छोड़ रखे हैं, मतलब 10 करोड़ रुपए मैंने छोड़ रखे हैं, 1 करोड़ रुपए छोड़ रखे हैं, तो अभी एट प्रेजेंट टाइम में कितना मुद्रा है, कितने मनी जो है कि मार्केट में है या हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको क्या कहा जाता है, मुद्रा पूर्ति या मनी सप्लाई कहा जाता है। ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर की जो नीतियां है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना ब्याज लगाएगा, कितना नहीं लगाएगा, मजदूरी, रोजगार, निर्गत का जो बाजार है, इन सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे वो वाले अध्ययन समष्टि में आ जाते हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र का मूल व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि इसमें बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभावों का अध्ययन करना पड़ता है। देखो अब समष्टि अर्थशास्त्र का जो मूल है, जो बेसिक है, जो कहां पर है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में। क्यों? क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम मांग और पूर्ति की बात कर रहे हैं कि एक उपभोक्ता कितनी मांग कर रहा है, एक उत्पादक कितनी पूर्ति कर रहा है। तो हमें समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक एक को समझ करके ही तो हम समष्टि को समझ सकते हैं। वही बात यहां पर कही गई है। यदि आवश्यक हुआ तो इन शक्तियों के परिवर्तन के लिए लक्षित नीतियों का भी प्रयोग करना पड़ता है, और अगर जरूरी लगे तो इन शक्तियों का जो परिवर्तन है उसके लिए हमें जो लक्षित नीतियां है, जिन नीतियों को हमने लक्ष्य किया है, उसमें भी हमें उनका भी प्रयोग करना पड़ता है। यह बाजार के बाहर समाज की रुचि का अनुकरण करने के लिए होता है। अब बाजार के बाहर मतलब समाज की क्या रुचि है, समाज क्या चाहता है, समाज की क्या आवश्यकता है, वो सब कुछ देखने के लिए समष्टि में पढ़ना पड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में इस प्रकार के चुनाव बेरोजगारी को दूर करना अथवा कम करने के लिए, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, सुशासन प्रदान करने, देश को समुचित प्रतिरक्षा आदि प्रदान करने के लिए इस प्रकार का चयन करना पड़ता है। देखिए अब भारत जैसे विकासशील देश में क्या होता है कि बेरोजगारी को दूर करना और कम करने के लिए सरकार को नीतियां बनानी पड़ती है, सभी नागरिकों को
शिक्षा और प्राथमिक जो चिकित्सा है वो उपलब्ध कराने का काम सरकार करती है। सुशासन, अच्छा शासन देना, डिफेंस कर, ये सारी सुविधाएं प्रदान करने का सरकार चयन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सामान्य विशेषता है जो उपयुक्त सूची की स्थितियों में प्रयोग करना स्पष्ट है। ठीक है, तो दो सामान्य विशेषता है जो कि जो भी हमने पढ़ा उसमें प्रयोग करना सही है। संक्षेप में इनका उल्लेख नीचे किया गया, अब आ जाओ। पहली है समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता अथवा आर्थिक भूमिका अदा करने वाला, मतलब कौन? आर्थिक एजेंट, इकोनॉमिक एजेंट है जो, कौन होते हैं? तो यहाँ पे पहली बात तो ये होगी कि इसमें समष्टि अर्थशास्त्र में निर्णयकर्ता कौन होगा, कौन निर्णय लेगा? समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों का अनुपालन राज्य स्वयं अथवा वैधानिक निकाय जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और इस प्रकार की संस्था करती है। तो अब जब समष्टि अर्थशास्त्र की जो नीतियां होती है उसका अनुपालन करने वाले कौन सी संस्था होगी? या तो स्वयं राज्य होगा, मतलब या तो सरकार खुद होगी, या जो वैधानिक निकाय मतलब जो कि कानूनी रूप से बनाई गई हो, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक है, कानून के द्वारा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसी संस्था हो तो वो करती है। मैंने आपको क्या कहा, समष्टि में निर्णय लेने का काम किसका है? संस्था का काम है, और व्यष्टि में व्यक्तिगत का काम है। विधि अथवा भारत के संविधान में जैसा कि परिभाषित की गई है कि ऐसे प्रत्येक निकाय को एक अथवा अधिक सार्वजनिक लक्ष्य का अनुपालन करना होगा। तो विधि मतलब कानून या और भारत के संविधान में बातें परिभाषित करी गई है कि ऐसी संस्थाओं को एक और अन्य लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा, सभी लक्ष्यों को ध्यान में रख करके ही कोई नीति या नियम उनको लागू करना होगा। ये लक्ष्य उन व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के लक्ष्य नहीं है जो निजी लाभ अथवा कल्याण को अधिकतम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्य है ये संस्थाएं बनाएंगी वो व्यक्तिगत वालों के लक्ष्य की तरह नहीं है। व्यक्तिगत क्या सोचता है, मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिलनी चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, व्यक्तिगत ऐसा सोचता है। परंतु समष्टि में जो ये संस्था है, सरकार है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, ये ऐसा नहीं, ये सबके भले के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए सोच करके काम करती है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र के एजेंट मूल रूप से व्यक्तिगत निर्णयकर्ताओं से अलग होते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो एजेंट होंगे, जो इकोनॉमिक एजेंट है, मतलब जो निर्णय करने वाले लोग हैं, वो व्यक्तिगत से अलग होंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र से अलग होंगे। व्यष्टि में व्यक्तिगत करता है, और व्यक्तिगत हमेशा खुद की सोचता है, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता है। ठीक है, वो खुद का सोचता है, खुद को प्रॉफिट हो, खुद को फायदा हो, खुद को संतुष्टि मिलनी चाहिए, बाकी किसी दूसरे का नुकसान अपन को मतलब नहीं है। परंतु समष्टि में जो संस्था निर्णय ले रही है वो सबकी सोच करके चलती है, किसी एक की नहीं। द्वितीय, तो पहली बात तो यह हो गई कि भाई निर्णय कौन लेगा, और दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, और जो ये निर्णय करता है, जो निर्णय लेने वाले हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या करने का प्रयास है। पहला तो निर्णय लेगा कौन, ये आपको पता चल गया। अब जिन्होंने निर्णय लिया है वो करना क्या चाहते हैं, क्या प्रयास है उनका, वो देख लेते हैं। स्पष्ट है, उनको आर्थिक उद्देश्यों के बाहर जाना पड़ता है, और जिन सार्वजनिक आवश्यकताओं की चर्चा हमने ऊपर की है उनके लिए आर्थिक संसाधनों का परिनियोजन करने का निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार के क्रियाकलाप का लक्ष्य व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं होता। देखो, अब इनको आर्थिक उद्देश्य के बाहर जाना पड़ता है, मतलब क्या है, व्यक्तिगत में हमारे सिर्फ आर्थिक उद्देश्य है, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे संतुष्टि मिलनी चाहिए, मेरे बजट के अंदर ये सारे काम आ जाए, बस दैट्स ऑल, अपना यही लक्ष्य है व्यक्तिगत में। परंतु समष्टि में ऐसा नहीं है। इन संस्थाओं को, इन सरकारों को क्या है, आर्थिक लक्ष्य से बाहर जाना पड़ता है, इनको सामाजिक लक्ष्यों की भी सोचना पड़ता है, सामाजिक जो भला है, सामाजिक कल्याण है, उसकी भी सोचना पड़ता है। सरकार मुफ्त में दवाइयां दे रही है, सरकार और लोगों को सहायता प्रदान कर रही है, ये क्या, इससे फायदा थोड़ी हो रहा है, पर फिर भी सरकार दे रही है। तो जो हमने ऊपर सार्वजनिक आवश्यकता है, जो सभी के लिए जरूरी है, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, प्रतिरक्षा, ये सब कुछ है, इन पर सरकार खर्चा करती है। तो आर्थिक संसाधनों को, जितने भी सरकार के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, जितना भी सरकार के पास धन है, उसको परिनियोजन करने का, उसको लागू करने का निर्णय सरकार लेती है। इस प्रकार जो एक क्रियाकलाप है वो किसी एक लक्ष्य व्यक्ति के नीचे हित के लिए नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के उसके हित के लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है, ये सबके लिए है। इनका अनुपालन संपूर्ण देश और उसकी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दो सवाल हमारे उठते थे, पहला कि समष्टि में निर्णयकर्ता कौन होगा, तो संस्था होगी, और दूसरा वो क्या करना चाहते हैं, वो सामाजिक कल्याण करना चाहते हैं। ऐसे निर्णय लेंगे जिससे संपूर्ण देश और उसकी पूरी जनता का क्या हो, कल्याण हो, भला हो। चलो, तो सर आर्थिक एजेंट क्या है, वैसे मैंने आपको बता दिया, पर ये बॉक्स में दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। आर्थिक इकाई अथवा आर्थिक एजेंट से हमारा तात्पर्य उन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हो। तो आर्थिक इकाई, आर्थिक एजेंट से हमारा सीधा सा मतलब यह है, वो व्यक्ति या वो कोई संस्था जो कि आर्थिक निर्णय लेता हो, इकोनॉमिक निर्णय लेता हो कि क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कितना प्रॉफिट, कितना नुकसान, ये निर्णय लेने वाला, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो संस्था हो, क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक एजेंट कहलाएगा। व्यक्ति जो होंगे वो व्यष्टि में हो जाएंगे, और जो संस्था है वो समष्टि में आ जाएंगे।
वे उपभोक्ता भी हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या और कितना उपभोग करना है, तो उपभोक्ता भी हो सकता है क्योंकि उपभोक्ता भी निर्णय करता है। भाई आज आप हो तो आप भी तो निर्णय करो, इको पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो आपने भी तो निर्णय करा है ना, निर्णय करके ही लिया है। वे वस्तु और सेवाओं के उत्पादक भी हो सकते हैं जो ये निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है और कितना करना है, और वस्तुओं का उत्पादक भी हो सकता है। भाई आज हम ये डिसाइड कर सकते हैं ये वाले सब्जेक्ट पढ़ाने, ये वाले नहीं पढ़ाने, इतने दिन पढ़ाने, इतने दिन नहीं पढ़ाने, संडे को छुट्टी रखनी, संडे को संडे वार्ता करनी, ये हम भी तो डिसाइड करते हैं, तो करना है। तो ये दोनों तो क्या आ गए, ये तो व्यष्टि में आ जाएंगे। वे सरकार, निगम, बैंक जैसी संस्थाएं भी हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक निर्णय लेती हैं, जैसे कितना खर्च करना है, साख पर कितना ब्याज दर लेना है, कितना कर लगाना है। तो वो सरकार भी हो सकता है, कोई निगम हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, वो भी निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की। ठीक है, इनका नाम अपन ने व्यष्टि में भी पढ़ा था। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उस समय यह विषय राजनीतिक अर्थशास्त्र था, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। वे स्कॉटलैंड के निवासी थे एवं ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो वो स्कॉटलैंड में रहने वाले थे और ग्लासगो वहां का एक विश्वविद्यालय, फेमस यूनिवर्सिटी है वहां की, वहां प्रोफेसर रहे ये एडम स्मिथ भी है। उन्हें दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। दार्शनिक शास्त्र जो फिलोसफर होते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उनमें उनको पूरी प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिली थी। उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुई। मुख्य व्याख्यात्मक पुस्तक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ही उनकी मेन जो सारी बातें हैं वो इसमें आ जाती है। पुस्तक के अनुच्छेद से कसाई, किन्वक एवं नानबाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वे सभी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। देखिए, कसाई कौन होता है? जो कि मीट काटने वाला होता है, वो कसाई होता है। किन्वक कौन होता है? किन्वक यहाँ पे जो शब्द है बेटा ब्रीवर, ब्रीवर क्या होता है? जो शराब बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो। नानबाई मतलब जो बेकर्स होते हैं, जो केक बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, ये सब कुछ। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं, एडम स्मिथ उनकी किताब में लिखा हुआ है, उसमें कहा गया है देखो वो बेचने वाला कोई सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से नहीं बेच रहा है और खरीदने वाला भी कोई सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से नहीं खरीद रहा है, यार गरीब का भला हो जाएगा इसलिए मैं खरीद लूं ऐसा तो है नहीं भाई। वो आप सब जो भी कुछ खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? अपनी संतुष्टि के लिए खरीद रहे हो। और बेचने वाला क्यों बेच रहा है? अपने प्रॉफिट के लिए बेच रहा है भाई, कोई सामाजिक कल्याण के लिए, उद्देश्य के लिए नहीं खरीद रहा है। ऐसा एक बार मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं एक टी शर्ट लेने अंकल के पास गया था दुकान पे, और ज्यादातर हमेशा हम उन्हीं के पास लेते थे, ओल्ड एज अंकल थे। तो मैंने एक बार बोल दिया, अंकल हर बार मैं आपकी दुकान पे आता हूँ, थोड़ा रेट कम करो तो अंकल क्या बोलते हैं, बेटा मुझसे मिलना आता है? हाँ, मुझसे मिलने आता है क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर भाई तू तेरे काम से आता है, तू कपड़े लेने आता है, मुझसे मिलने थोड़ी आता है। अब जब तू कपड़े लेने आता है तो मैं भी उसी तो दाम पर दूंगा जिस पे भाई मैं देता हूँ। तो भाई अपन ने उस दिन के बाद रेट कम करवाने छोड़ दी तो वही बात एडम स्मिथ अंकल कह रहे हैं कि भैया कोई भी ना तो अपनी उसके इच्छा से मुफ्त में बेच रहा है, ना कोई मुफ्त में खरीद रहा है। सब अपनी इच्छा से, स्वार्थ के हिसाब से खरीदते हैं, बाकी सब फालतू बातें हैं। हम अपनी जरूरतों की बात करते हैं ना कि मानवता की। हम अपनी जरूरत देखेंगे भाई, मुझे किसमें फायदा है, ठीक है ना, अपनी जरूरत होनी चाहिए पूरी, बाकी मानवता को अपन को नहीं पता। यहां तक कि उनके स्व प्रेम और उनकी आवश्यकताओं के लिए भी चर्चा नहीं करते, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। तो हम किसी की आवश्यकता की बात नहीं करते हैं कि इसकी या क्या आवश्यकता क्या है, मुझे क्या जरूरी है, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा, आपको क्या जरूरी है आप उस हिसाब से काम करोगे। परंतु फिर भी उन सब की क्रियाएं चलती रहे, ऐसे स्वतंत्र बाजार की हम वकालत करते हैं कि स्वतंत्र बाजार होना चाहिए कि वो अपना कुछ भी सामान बेच सके और मैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ भी खरीद सकूं। स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। बेटा फिजियोक्रेट्स कौन है वो बात समझिए। फिजियोक्रेट्स क्या है कि फ्रांस में एक ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे अर्थशास्त्रियों का समूह है जो ये मानते थे कि भैया जो बाजार को चलाने में है ना, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। उनको क्या कहा गया? फिजियोक्रेट्स कहा गया, और जो उनकी स्टडी थी उसको फिजियोक्रेसी कहा गया था। तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मतलब ऐसा अर्थशास्त्रियों का समूह है जो ये कहते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पूंजीवादी बाजार की व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो वाली सी बात कही गई। तो एडम स्मिथ से पहले इन्हीं का ही परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था। और फ्रांस की एक बात कहनी पड़ेगी, फ्रांस में जो दार्शनिक हुए हैं ना, जो फिलोसफर्स हुए हैं, वो बहुत बड़े बड़े हुए हैं, गजब के दार्शनिक हुए हैं। आप अगर फ्रांस क्रांति पढ़ोगे, कहीं पर भी किसी भी देश की क्रांति पढ़ोगे, वहां पर वहां के लोगों से बड़ा इंस्पिरेशन मिला है, ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ ही लिया है। चलिए, तो आज के लिए परिचय में इतना ही था, ठीक है। परिचय कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा परिचय होता नहीं, परंतु देखिए चैप्टर को गहराई में जाकर के पढ़ना जरूरी है, ठीक है, जिससे कि आपको हर चीज समझ में आए।
और अब चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर आज सेमेस्टर का पहला लेक्चर जबरदस्त जिंदाबाद वाला था, मजा आ गया सर जी। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैंने इसको शेयर कर दिया है कि वो भी पढ़ सके, वो अपनी पढ़ाई से वंचित ना हो, ठीक है। हम हमारे भले की नहीं सोचेंगे, हम सामाजिक कल्याण की सोच रहे हैं सर जी, तो हम सबको शेयर कर देंगे। और बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।